देखिए ऐसा है भाई, क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी बोरिंग है क्योंकि इंथैल्पी के बारे में पढ़ना है। मैं 2 क्लास से बोल रहा हूँ आपको, 2 क्लास इंथैल्पी के बारे में पढ़ना है, वो तो इंटरेस्टिंग नहीं है पार्ट। लेकिन जब हैसिस लॉ की बात करेंगे, नहीं तो इसने बताया था कि ताकि आप अपना कंसंट्रेशन लूज ना करें, ठीक है। अगर मजा ना आए तो भी ध्यान देना भाई, क्लास बोर्ड में देखिए, नहीं ऐसा इतना बोरिंग नहीं है, इंटरेस्टिंग। सुनो भाई, अक्षर पढ़ रहे दो तो सिलेबस तो भैया सीबीएसई डिजाइन करती है ना, अब तो सिलेबस बना हुआ है हमें वही पढ़ाना पड़ता है। कुछ टॉपिक्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो ऐसा है भाई, देखो आज की क्लास भले ही डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछते, बहुत कम पूछते हैं, एक आध क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन इसके बिना ना आपको हैसिस लॉ समझ में नहीं आता। अगर तुम्हें इंथैल्पी समझ नहीं आई, तुम्हें हैसिस लॉ समझ में नहीं आएगा, और हैसिस लॉ से गारंटेड 3 नंबर का क्वेश्चन तो आने ही आना है। अभी फर्स्ट टर्म में कुछ बच्चों के स्कूल में थर्मोडायनेमिक्स आया होगा, तुम्हारे आया था, हैसिस लॉ का क्वेश्चन आया होगा, तुम्हारे भी आया होगा। किसी भी स्कूल में अगर थर्मोडायनेमिक्स आए तो हैसिस लॉ का गारंटेड क्वेश्चन आता है, मतलब कि बिल्कुल 100% है कि हैसिस लॉ का क्वेश्चन आएगा, और 1 नंबर में नहीं आता, कम से कम 3 नंबर में आता है, 4 में भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन, कितना सोचना है उसके अंदर। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं हैसिस लॉ इन द नेक्स्ट क्लास, बट उसको करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें पढ़नी पड़ती हैं इंथैल्पीज के बारे में, वो हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सो गाइस, अगर आप लोग लास्ट क्लास आए थे तो थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा, नहीं आए थे तो हल्का सा पता लग जाए क्या पढ़ा है। बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन शॉर्ट में बता दूंगा क्या चीज़। सो गाइस, शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैंने आपको आखिरी क्लास क्या पढ़ा है। सो मैंने बच्चों ये पढ़ाया था कि एक सिस्टम के पास कई तरह की एनर्जीज होती है ना। एक सिस्टम है, पानी मूव कर रहा है ऊपर से, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी भी है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है, में से ये पानी गर्म है तो उसके पास हीट एनर्जी भी है, और आवाज कर रहा है साउंड एनर्जी भी है। इन सभी एनर्जी का जोड़ करा तो उसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंटरनल एनर्जी होता है सम ऑफ ऑल द एनर्जीज प्रेजेंट इन द सिस्टम। क्लियर हो गया ये चीज? तो फिर बोलते हैं सिस्टम की इंथैल्पी कितनी है, तो इंथैल्पी शब्द इस्तेमाल करा गया स्पेसिफिकली हीट एनर्जी के लिए। किसके लिए बोलो? मतलब कि एक सिस्टम के पास कई सारी एनर्जीज है, बट उन सभी एनर्जीज में से एक एनर्जी बड़ी स्पेशल है, वो है हीट एनर्जी। उसको बोलते हैं इंथैल्पी। उसको क्या बोलते हैं? इंथैल्पी। जल्दी बैठो भाई, आराम से। 5 मिनट में रिकैप दे दूंगा मैं आप लोगों को, फिर आज की क्लास का स्टार्ट करेंगे। और बातें नहीं करना बिल्कुल भी, पहले कह रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे पढ़ाई पे ध्यान देना है, ठीक है। चलिए क्लास। सो मैंने ये बोला कि एक सिस्टम के पास जितनी भी एनर्जीज होती हैं उन सबका सम जो होता है, बोलो क्या होता है? इंटर एनर्जी। और सिस्टम के पास एक जो एनर्जी, हीट एनर्जी की बात कर रहा हूँ, उसको स्पेसिफिकली एक नया नाम दिया गया, बोलो क्या? इंथैल्पी। क्या नाम दिया गया? इंथैल्पी, जिसको डिनोट करते हैं H से, ठीक है भाई। अब मेरी बात सुनना बच्चों, हमारे आसपास जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, या तो वो एंडोथर्मिक्स होती हैं, या फिर बोलो क्या होती है? एक्सोथर्मिक। या तो हीट के आने से होंगी या हीट के जाने से होंगी। फॉर एन एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि H2O सॉलिड जब लिक्विड बनेगा, मेल्ट होगा, तो हीट के आने से ही होगा भाई। और H2O गैस को अगर लिक्विड बनना है तो भैया हीट निकालनी पड़ेगी, तब जाके वो मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और लिक्विड बन जाएंगे। तो कुछ प्रोसेस एंडोथर्मिक है और कुछ प्रोसेस बोलो क्या है? एक्सोथर्मिक है। मैं ये भी बोल सकता हूँ कुछ प्रोसेस हीट के आने से होती है, कुछ प्रोसेस हीट के जाने से होती है। तो इस रिएक्शन के दौरान पक्का कुछ इंथैल्पी में चेंज आया होगा। इंथैल्पी माने बोलो क्या? हीट एनर्जी, इसीलिए उसको H से डिनोट करते हैं। तो पक्का जब किसी ने हीट ली है तो इस रिएक्शन के दौरान कुछ इंथैल्पी में बोलो क्या आया होगा? चेंज। और चेंज हमेशा बोलो क्या होता है बच्चों? फाइनल इंथैल्पी माइनस बोलो क्या? इनिशियल। चेंज हमेशा से फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो किसी ने अगर हीट ली है और तब काम हुआ है, तो बाद वाली हीट यानी H2 जो होगा, H1 से बोलो क्या होगा? ज्यादा होगा। तो इसका मतलब अगर H2 H1 से ज्यादा होगा तो साइन कैसा आएगा? पॉजिटिव। तो अगर किसी रिएक्शन के दौरान चेंज इन इंथैल्पी का साइन पॉजिटिव है, इसका मतलब समझ जाएगा कि उस रिएक्शन में हीट को लिया गया है। कितनी हीट ली गई है वो प्लस में बता देगा भाई, कि हमने तो भैया डेल्टा H जो है वो प्लस 70 जूल लिया है। इसका मतलब प्लस का मतलब है कि उसने हीट ली है इस रिएक्शन के दौरान, तब काम हुआ है। और कितनी हीट ली है? बोलो 70 जूल ली है। कितनी ली है बोलो? अब किसी रिएक्शन में अगर हीट निकलती है तो इसका मतलब बाद वाली इंथैल्पी पहले वाली इंथैल्पी के मुकाबले क्या होगी? कम होगी। भाई हीट निकल गई ना, तो पहले ज्यादा थी, इसका मतलब बाद में क्या रही होगी? कम। अगर H2 कम रहा होगा और H1 ज्यादा रहा होगा तो आंसर अपने आप बोलो कैसा आएगा? नेगेटिव। तो किसी भी रिएक्शन के बाद अगर एग्जामिनर ने लिख दिया कि डेल्टा H तो भैया -60 है, तो समझ जाना कि वो वाली जो प्रोसेस हुई है ना, उसमें हीट निकली है, और कितनी निकली है? बोलो 60। तो ये जो इंथैल्पी का चेंज है ये आपको क्या बयां करता है, बस यही समझ लीजिए, फिर आज की क्लास समझ में आने लग जाएगी। सर दिस डेल्टा H जस्ट इंडिकेट्स द चेंज इन इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम की इंथैल्पी में कितना चेंज आया।
अगर ये प्लस का साइन ले रहा है तो इसका मतलब प्रोसेस एंडोथर्मिक है, और स्वाभाविक सा रूल है कि हीट अगर आ रही है तो प्लस का ही आएगा, और हीट जा रही है तो बोलो किसका आएगा, माइनस का आएगा। सो मेरे को लगता है कि इस चीज़ में कोई खास दिक्कत आई नहीं होगी आप लोगों को समझने में, ठीक है। लो प्लीज जल्दी से। सो क्लास में फटाफट से कुछ बातें को जवाब दो भाई। किसी भी रिएक्शन के एंड में डेल्टा एच पॉजिटिव दिया हुआ है उसका मतलब एंडो है, नेगेटिव दिया है मतलब क्या है, एक्सो है। कितना पॉजिटिव कितना नेगेटिव वो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आइए, उसके बाद मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी थी, ये वाली बात तो चलो अभी छोड़ ही दो, ठीक है ना। मैं अगली बात को करता हूँ, स्टैंडर्ड वाली बात आप वीडियोस देख लेना कि क्या चीज़ थी, मेन बात सिखाया था जिससे आज की क्लास में दिक्कत ना आए। तो बच्चों फिर मैंने आप लोगों को एक टॉपिक समझाया जिसका नाम था स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन यहाँ पर सॉलिड लिक्विड स्टेट के लिए बात कर रहा है। तो जब बोलेगी किसी का स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, अच्छा स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब सुन लीजिए। स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब ये है कि जितनी भी रिएक्शंस हैं उसमें जो हम बोल रहे हैं कि ये बदलाव जो है कितनी हीट लेने के बाद हुआ या कितनी हीट जाने के बाद हुआ, ये वाला बदलाव कितनी हीट आई तब हुआ या कितनी हीट गई तब हुआ, ये सब काम करा जा रहा है कुछ इस स्टैंडर्ड कंडीशन पे। जब टेम्परेचर कितना लिया जा रहा है बोलो 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो कितना है 180। इस कंडीशन पर जब आप देखते हैं ना कि कितना हीट लग रहा है कितना हीट जा रहा है तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इंथैल्पी। क्या बोलते हैं इसको, स्टैंडर्ड इंथैल्पी मतलब स्टैंडर्ड हीट जो लगी इस कंडीशन पे जो हीट लगी। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये क्या बात हुई, तो भैया बात ये है कि जैसे मान लो H2O सॉलिड से लिक्विड बनाना है, मुझे H2O सॉलिड से लिक्विड बनाना है, और मान लो कि 1 मोल H2O को, मैंने ये भी बताने की कोशिश करी थी, पूरे 5 मिनट लग जाएंगे, ध्यान सुन लो। 1 मोल H2O को मुझे सॉलिड से बोलो क्या बनाना है, लिक्विड। 1 मोल का मतलब भी तुम जानते हो 18 ग्राम H2O को, 18 ग्राम, तो 18 ग्राम H2O सॉलिड को तुम्हें लिक्विड बनाना है। अब अगर मैं ये बातें ना अलग अलग बच्चों से पूछता हूँ, एक बच्चा उत्तराखंड में रहता है तो वो उधर थोड़ा ठंडा टेम्परेचर होता है, आसपास की सराउंडिंग बहुत ठंडी होती है, तो वहाँ पर ये बोलता है कि सर इस काम को करने में मुझे 200 जूल लगे। कितने लगे बोलो, 200 जूल। यही बच्चे दिल्ली वाला करते थे, बोलो कितना बोलते हैं सर 120 जूल ही लगा इस काम को करने में। सेम 18 ग्राम आइस को 18 ग्राम पानी बनाने में ये बच्चा कहता है सिर्फ 120 जूल लगा, और राजस्थान वाला बच्चा कहता है सिर्फ मात्र 50 जूल लगा। अब तीनों ने काम वही करा कि 18 ग्राम की आइस को मेल्ट करके 18 ग्राम का पानी बनाया, मतलब 1 मोल वाटर को सॉलिड से बोलो क्या बनाया, लिक्विड बनाया। लेकिन सबका आंसर अलग आ रहा है। सोच सकते हैं सबका आंसर अलग क्यों आ रहा है, क्योंकि सबकी सराउंडिंग टेम्परेचर बोलो क्या है अलग। राजस्थान में गर्मी है, थोड़ी सी हीट से काम चल जाएगा, दिल्ली में थोड़ी और थोड़ा ठंडा हो जाता है राजस्थान के मुकाबले, और उत्तराखंड में बहुत ठंडा है तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट लगती है इसको मेल्ट करने के लिए। तो सबके आंसर अलग अलग हो जाएंगे एक ही रिएक्शन के लिए, तो सबके आंसर अलग अलग ना हो इसलिए सबके लिए बोलो क्या तैयार किया गया, एक स्टैंडर्ड कंडीशन कि भैया जो हम लोग बुक्स में बच्चों को बताने वाले हैं वो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज बताने वाले हैं कि जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था और एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 जो कि नेचुरली होता है, अभी 180 में हमारे आसपास प्रेशर है और 25 डिग्री सेल्सियस हमने टेम्परेचर लिया, उस समय जो हीट लगी थी वो इतनी लगी थी। भाई कितनी लगी थी सब बच्चे बताओ, 6 किलो जूल। कितनी बोलो, तो आपको जो बुक्स में वैल्यूज मिली हुई हैं आप भी तो सोच सकते हैं ना सर कहाँ की है, कौन से स्टेट की मिली है, कौन से टेम्परेचर मिली है, तो आपको बोला गया स्टैंडर्ड कंडीशन पे। कौन सी कंडीशन बोलो, एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड कंडीशन, व्हेन द टेम्परेचर इज 298 केल्विन एंड द प्रेशर इज 180 m। तो उस समय जो भी हीट किसी प्रोसेस में लग रही थी उसको बोला मैंने स्टैंडर्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी माने हीट, स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पर। मैं एक बात समझ में आ गई, स्टैंडर्ड मतलब समझ में आ गया, याद आ गया आप लोगों को सबको। अब मैंने आप लोगों को 2 चीजें पढ़ाई थी, बस आने वाले उस चीज पे। एक पढ़ाया था मैंने स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, जो कि क्या बताता है, इट इज द हीट रिक्वायर्ड या फिर इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द मेल्टिंग ऑफ 1 मोल ऑफ अ सॉलिड सब्सटेंस इनटू इट्स लिक्विड सब्सटेंस एट द स्टैंडर्ड कंडीशन। किसी भी चीज के 1 मोल सब्सटेंस को उसकी सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लाने के लिए जो हीट लग जाता है वो उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ क्या होता है, फ्यूजन होता है। जैसे कि किसी ने आपको बोला स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O, गाइस स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O इज 6 किलो जूल पर मोल। क्या मतलब है, बस मतलब ही समझना था यार, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको काम आएगा बहुत ज्यादा ये चीज। तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ H2O जो है, इसका मतलब क्या, फ्यूजन कर रहे हैं मतलब H2O सॉलिड से बोलो क्या बना रहे हैं, H2O लिक्विड। इंथैल्पी माने क्या, हीट बता रहे हैं, और कब बता रहे हैं बोलो, स्टैंडर्ड कंडीशंस में बता रहे हैं जब 298 केल्विन और 180 m का प्रेशर था। तो कितनी हीट लगी 1 मोल सॉलिड को, वाटर को 1 मोल लिक्विड बनाने में, बताओ कितनी हीट लगी बोलो, 6 किलो जूल पर मोल, मतलब 6000 जूल की हीट लगी 1 मोल H2O को। 1 मोल समझते हैं ना भाई, इतने सारे H2O को, और 1 मोल का मतलब भी समझते होगा 18 ग्राम H2O। कितने ग्राम बोलो, 18 ग्राम H2O को, 18 ग्राम H2O को 18 ग्राम पानी बनाने में 6000 जूल की हीट लगती है। अगर 2 मोल पानी होगा ना, 2 मोल पानी मतलब 36 ग्राम पानी होगा तो फिर दुगनी लगेगी, 12000 जूल लगेगी। ये भी समझना पड़ेगा, उसने बता रहे 1 मोल पे कितनी लगेगी, नहीं आ रहा समझ। अब उसने बोला स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ C2H5 इथेनॉल, इथेनॉल भी लिक्विड होता है, तो कह रहे कि उसकी फ्यूजन इंथैल्पी मतलब कि जब इथेनॉल सॉलिड फॉर्म में होता होगा तो उसको लिक्विड अगर बनाना होता होगा तो 1 मोल इथेनॉल को 1 मोल उसकी लिक्विड बनाने में हीट लगती है 8 किलो जूल। कितनी लगती है बोलो, नहीं समझे मेरी बात को। अगर बोला स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आयरन, इसका मतलब 1 मोल सॉलिड आयरन को उसके 1 मोल लिक्विड आयरन बनाने में कितना हीट लगता है बोलो, 70 किलो जूल लगता है 1 मोल पे। नहीं आया समझ में,
बस स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन सब बच्चे बोलो क्या होता है। किसी भी सब्सटेंस का जब तुम्हें बोलेगा फलाने का स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, तो आपको वो क्या बताना चाह रहा है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का, चाहे वो वाटर है, चाहे वो इथेनॉल है, चाहे वो आयरन है, चाहे व्हाटएवर जो भी है, अगर वो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन बता रहा है, इसका मतलब क्या बता रहा है, उसके एक मोल सॉलिड को उसका एक मोल लिक्विड बनाने में हीट तो लगा होगा यार, पक्का सॉलिड से लिक्विड बनाने मॉलिक्यूलर फोर्स को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ने के लिए हीट देना पड़ेगा, तब वो टूटेगा भैया। तो आपको कुछ हीट लगा होगा, वो जो हीट लगा वो क्या है बोलो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ फलाना सब्सटेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही बच्चों मैंने अगली चीज बच्चों क्या पढ़ाई बच्चों आपको, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, थोड़ा जल्दी में पढ़ाया था लास्ट के बिल्कुल 2 से 3 मिनट के अंदर ही। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये क्या होता है भाई, समझो जरा। इट इज द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द 1 मोल ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस इनटू इट्स gaseous substance at the standard condition. When the conditions are standard, that the temperature is 298 Kelvin and the pressure is 1 atm, at that time the amount of heat required to convert the 1 mole of a liquid substance into 1 mole of its gaseous substance is called its standard enthalpy of vaporization. शब्दों को पकड़िए यार, किसका वेपराइजेशन क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वेपराइजेशन का मतलब होता है लिक्विड से गैस। क्या होता है, लिक्विड से गैस। लो नहीं जल्दी लो भाई, वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी बोलो सब बच्चे। ए क्लास प्लीज, वेपराइजेशन का मतलब क्या होता है, लिक्विड से गैस। किसका वेपराइजेशन, सब बच्चे फोकस करो, किसका वेपराइजेशन, H2O का वेपराइजेशन। इंथैल्पी मतलब बता रहा है कितनी हीट, कब बता रहा है बोलो, स्टैंडर्ड कंडीशन पे। सारे शब्दों को पकड़िए प्रिंस। तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे H2O को वेपराइज करने में कितनी हीट लगती है बोलो, 40,000 जूल की हीट लगती है। लेकिन बार बार एक शब्दों पे ध्यान दीजिए, पर मोल की बात करें, किसकी बोलो, एक मोल H2O का मतलब होता है 18 ग्राम। कितना बोलो, तो 18 ग्राम पानी को पूरी तरीके से अगर 18 ग्राम वेपर बनाना है, घर पे पानी रखिए 18 ग्राम पानी बर्तन के अंदर और उसको गर्म करने के लिए रख दीजिए, पूरा का पूरा भाप बन जाए, पूरा 18 ग्राम पानी वेपराइज हो जाए, तो कितना हीट लेगा बोलो, 40,000 जूल की हीट लेगा। नहीं आया ना समझ में? ये कब की बात कर रहे हैं, जब आसपास की कंडीशंस बोलो कैसी है, स्टैंडर्ड मतलब 298 केल्विन और 1 एटीएम का प्रेशर। लेकिन यही 18 ग्राम पानी को सॉलिड से लिक्विड बनाने में कितने हीट लगा था, 6000 जूल लगा था। लेकिन लिक्विड से गैस बनाने में इसी 18 ग्राम को थोड़ा ज्यादा हीट लगता है। तो होता भी, आप लोग देख लीजिए घर पे आइस जल्दी मेल्ट होती है और पानी को वेपराइज करने में थोड़ा हीट ज्यादा लगता है। इसके बाद लेकिन किसी और का बोले तो स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ C2H5, इसका मतलब इथेनॉल को क्या करने के लिए बोलो, वेपराइज, उसके लिक्विड से गैस लाने के लिए जो हीट लगती है, कितनी लगती है बोलो, 65 किलो जूल पर मोल बता रहे थे। कितनी बता रहा है, 65 किलो जूल। कोई दिक्कत नहीं, मतलब तो पता लग गया हमें। अब तुम मुझे बताना जरा अगला चीज क्या है, अगला तुम मुझे बताना डेफिनेशन, अगली डेफिनेशन तुम मुझे बताना, थर्ड डेफिनेशन है बच्चों हमारी, दैट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। क्या मतलब है बोलो, किसी की स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बता रहे हैं, क्या मतलब है? कौन बच्चा मुझे पूरे सही शब्दों में एक्सप्लेन कर सकता है, किसी भी सब्सटेंस की जब स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बताएगा तो क्या बताना चाह रहे हैं? अभी भी इनकम्प्लीट है, सारा बोलिए। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल सॉलिड को उसकी 1 मोल गैस बनने में जो हीट लगी एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, उसको बोलते हैं उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ। स्टैंडर्ड शब्द करा गया स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए, इंथैल्पी शब्द इस्तेमाल हो रहा है हीट के लिए, कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो हीट लगी उसको सबलाइन करने के लिए, वो हीट बोलो क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। बट ये बात हमेशा किसके लिए बताता है, 1 मोल के लिए बताता है, हमेशा वैल्यूज 1 मोल के लिए बताएगा। बाकी का अंदाजा आप लोग खुद लगा लीजिए, जब 1 मोल का पता लग गया तो बाकी का तो खुद सोच ही सकते, 2 मोल के लिए, 3 मोल के लिए कितना। और किसी को मोल में डाउट लगता है तो मोल से मास निकालना आता है, H2O को जैसे 18 ग्राम निकाल लिया, वैसे सबका निकल सकता है भाई, नहीं है मेरी बात समझ में? तो क्या होगा बताओ जरा, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या बनेगा, दैट इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल ऑफ अ solid substance into its gaseous substance। बिल्कुल पूरी डेफिनेशन होनी चाहिए, एट स्टैंडर्ड कंडीशन। बच्चों नहीं समझे तो एक बार एनसीईआरटी दिखाना मुझे, कुछ रियलिस्टिक वैल्यूज दिखाता हूं। क्लास आप लोग लास्ट क्लास देख लेना, ताकि आप लोगों को पता लगे, बीच में हमने कुछ छोड़ा हुआ है अभी, तो मैंने बोलता लास्ट में कराऊंगा, पहले इंथैल्पी बढ़ाना शुरू कर दिया मैंने। कहीं तुम सोचो कि एकदम से एक क्लास में सर ने इतना सारा कैसे करा दिया।
चलिए क्लास बोर्ड पे देखेंगे आप लोग सब बच्चे। बातें करने की जरूरत नहीं है यार। चलिए, जैसे कि आप लोगों को पता है सॉलिड CO2 जिसको आप ड्राई गैस भी बोलते हैं, वो सबलाइम हो जाती है, सबलाइम हो जाती है सीधा कितने की, उस पर बच्चों मेरी बात समझो। आपने वो देखा है फिल्मों के अंदर हीरो हीरोइन डांस कर रहे हैं और पीछे धुआं धुआं निकल रहा है सफेद सफेद, देखा आप लोगों ने? और आप ये देखते हैं इनका आंखों से आंसू नहीं आ रहा, वो धुआं तो है नहीं, धुआं जला तो डांस नहीं कर सकते है ना। तो वो धुआं नहीं है, वो ड्राई आइस है बेसिकली। वो ड्राई आइस लेते हैं बेसिकली सॉलिड CO2 और उसको एक नॉर्मल कुछ भी टेम्परेचर पे ना डायरेक्टली गैस बन जाता है। जैसे कि आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने देखा है सर्दी जैसे ही खत्म होती है तो जो सर्दी के कपड़े होते हैं ना, तो घर में जो मम्मी है पापा है वही क्या करेंगे, कपड़ों के अंदर नैप्थलीन बॉल्स जो होती हैं बेसिकली उनको रख देते हैं, और अगली सर्दी में जब अपनी जैकेट वगैरह निकालते हैं तो वो नैप्थलीन बॉल गायब मिलती है। कहाँ गई? वो सबलाइन होती है। सॉलिड से सीधा बोलो क्या बनती है, गैस बनती है, लिक्विड स्टेट आता ही नहीं है। तो कुछ चीज़ों का लिक्विड स्टेट जो होता है ना वो उस प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन में बन नहीं पाता, तो वो सीधा क्या बनता है, सॉलिड से बोलो गैस बनता है। समझ में आ रही बात? तो ऐसे को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल सॉलिड का उसके 1 मोल गैस बनाने में जो हीट लगता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ना। सो कितना लगता है बोलो, इसमें 25.2 लगता है। एक और दिया हुआ है इन्होंने नैप्थलीन बॉल्स का, नैप्थलीन बॉल्स का कितना दिया हुआ है इन्होंने, मैं लिख देता हूँ। बातें क्यों कर रहे हो तुम लोग यार? दिस इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ sublimation of dry ice, that is CO2, that is a standard enthalpy of, थोड़ा सा जल्दी कर रहा हूँ मैं इसको क्योंकि ये आपको समझ में आ चुका है क्या मैटर है। सब्लिमेशन ऑफ नैप्थलीन। अच्छा कैम्फर भी होता है, कैम्फर, कैम्फर क्या, कपूर। अब कपूर आपने 1 मोल ले ली, उसको 1 मोल कपूर को सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए कुछ हीट लगेगी, जो भी हीट लगेगी वो क्या है उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। अरे नहीं समझे मेरी बात को? सो यहाँ पर क्या बोलेंगे बच्चों, नैप्थलीन अपनी सॉलिड से बिल्कुल किस में आ जाता है बोलो, नैप्थलीन गैस में कितना हीट लेके, इसका सब्लिमेशन एंथैल्पी है 73 किलो जूल पर मोल। बच्चों तो मेरे को 3 तरह की एंथैल्पी जल्दी से समझा दो, एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एक स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सर तीनों के नाम से ही पता लग रहा है, एक बताना चाह रहे हैं 1 मोल सॉलिड से 1 मोल लिक्विड, एक बताना चाह रहे हैं 1 मोल लिक्विड से 1 मोल गैस, एक बताना चाह रहे हैं 1 मोल सॉलिड से 1 मोल गैस। कितनी हीट लगेगी बस उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए शब्द यूज करा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। स्टैंडर्ड शब्द लगाने का मतलब ये सारा काम स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो रहा है। क्लियर हुआ कि नहीं? आगे बढ़ा जाए, थोड़ा सा और बढ़िया वाला टॉपिक लिया जाए। तो गाइज अगला हमारा है, चलिए ये बड़ा घातक है, इंपॉर्टेंट है। पहले करते हैं हम चौथी एंथैल्पी करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ। चलिए भाई मेरी नजर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है भाई। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको ढंग से समझना नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये हर जगह मिलने वाला है, हैसिस लॉ के हर क्वेश्चन में मौजूद है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसके नाम से समझ में आ रहा है किसी चीज का फॉर्मेशन करेंगे, किसी चीज को बनाएंगे। आप लोगों को क्या पता है कि जब हम कभी किसी दो चीजों के बॉन्ड तोड़ते हैं, ढंग से सुनिएगा, देखो यहाँ पर अगर मेरे पास ए और बी के बीच में कोई बॉन्ड है, अगर मुझे तोड़ना है मतलब मुझे ए जमा बी बनाना है, तो बताओ ये हीट देनी पड़ेगी इसको या हीट लेंगे इसको? बॉन्ड तोड़ना है तो हीट देनी पड़ती है, एंडो प्रोसेस होता है, तोड़ना है, ठीक है। जब बॉन्ड बनाना होता है तो इनमें से हीट निकालनी पड़ती है ताकि लो एनर्जी पे आए और बॉन्ड की फॉर्मेशन करे। तो यार यूं भी समझ सकते हो कि चीज़ें अनस्टेबल से बोलो क्या होंगी स्टेबल, मतलब हाई एनर्जी से कहाँ जाएंगी, लो एनर्जी। मतलब आप समझ लीजिए, मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा इसके ऊपर। बॉन्ड का टूटना जो है वो हमारा एंडो है और बॉन्ड का बनना बोलो कैसा प्रोसेस है, एक्सो। हीट निकलती है बॉन्ड बनने पे हीट, क्योंकि चीज़ें अनस्टेबल से बोलो क्या होती हैं, स्टेबल होती है। और अनस्टेबल का मतलब साइंस मानती है हाई एनर्जी।
और स्टेबल का मतलब लो एनर्जी। तो हाई एनर्जी से बोलो क्या बनती है, समझिए ना, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। चीज़ें अनस्टेबल से बोलो क्या हो रही हैं, मतलब कि बोल सकते हो आप लोग हाई एनर्जी से कहाँ जा रही हैं। और जब चीज़ें हाई से लो पे जा रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है हाई से लो पे कब जाएगी, जब एनर्जी रिलीज कर देगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब जब बॉन्ड बनते हैं तो बोलो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो जब बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो जब बॉन्ड तोड़ना होता है तो एनर्जी देनी पड़ती है। गाइस इसकी डेफिनेशन समझिए, आप लोगों के बुकलेट सबके पास है तो दिखाना एक बार, मैं डेफिनेशन लिखता हूँ इसकी, बुकलेट से देख लीजिएगा, हालांकि क्या है समझिएगा। चलो मैं इसको वैसे लिख देता हूँ, इट इज द enthalpy change during the formation of a 1 mole of a substance through the elements in their, ऐसा नहीं लिखा हुआ, मैं अपनी तरफ से बना के लिख रहा हूं, इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन known as reference state at, बच्चों बातें किसने करना शुरू कर दी यार, समझ नहीं आया, एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। चलिए भाई, बहुत बहुत ज़रूरी डेफिनेशन है, ध्यान से नहीं सुनोगे बिल्कुल समझ नहीं आएगा ये कहने क्या चाह रहा है। अगले 5 मिनट बहुत क्रूशियल है, क्योंकि अगले 5 मिनट में समझा दूंगा पूरा कि ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन का एग्जैक्ट मतलब क्या है। ध्यान सुनिएगा, शब्दों को पढ़िए क्या बोलता है, कह रहा है इट इज़ द इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज का मतलब वही हीट का चेंज। इट इज़ द इंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस। किसी भी चीज़ का 1 मोल बना रहे हो, 1 मोल मतलब समझते हैं आप लोग 6.0 to 10⁻23। तो किसी भी चीज़ का 1 मोल बना रहे हो थ्रू द एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ एग्रीगेशन। उन एलिमेंट्स से जो एलिमेंट्स अपनी मोस्ट स्टेबल एग्रीगेशन स्टेट में होंगे, जिसको हम रेफरेंस स्टेट भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बोलो, रेफरेंस स्टेट भी, एंड एट स्टैंडर्ड कंडीशन। अब बातें होंगी बहुत सारी, मैं एक बार समझाता हूँ कि मैं कहने क्या चाह रहा हूँ, फिर बात करेंगे। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, मेरे को CO2 बनाना है। क्या बनाना है बोलो, CO2। अब CO2 आप लोग मुझे बताइए बना किससे होगा, कार्बन से और ऑक्सीजन से। तो जब कार्बन ने और ऑक्सीजन ने, अब कार्बन का जो मोस्ट स्टेबल स्टेट आपको दिखता है ना, वो कार्बन ही, कार्बन कार्बन की फॉर्म में मिलता है भाई नेचर के अंदर, और ऑक्सीजन O नहीं मिलता, ऑक्सीजन मिलता है O2। कैसे मिलता है बोलो, O2। ढंग से सुनना यार। तो कार्बन और ऑक्सीजन पक्का नेचर में कंबाइन हुए होंगे, तब जाके बोलो क्या बनी होगी, CO2 बनी होगी। फोकस करना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन नेचर में कंबाइन हुए होंगे और जब नए बॉन्ड बने होंगे, नए बॉन्ड बनने से एक नई चीज बनी, बोलो क्या, CO2। और इस नए बॉन्ड के दौरान कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी, कुछ एनर्जी जो रिलीज हुई होगी, एनर्जी वही बोलो क्या है। अभी सुनिएगा, पूरी बात हुई नहीं, लेकिन ध्यान सुनते चलिएगा। वो है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या बोलो, CO2। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2, जो कि हमारा आंसर भी आता है माइनस का 393.5, कुछ ऐसा ही वैल्यू आता है इसका, वो हम देख लेंगे, लेकिन इतना ही कुछ आता है। सुनिएगा, अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई है, नजरें बोर्ड पे बनी रहे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है इस टॉपिक की। मैं यहां पर क्या लिखता हूं, मैं यहां पर एक लाइन लिखता हूं, दैट इट इज द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, CO2 का, CO2 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। स्टैंडर्ड इंथैल्पी कितना लगेगा, इज बोला माइनस का 393.5 किलो जूल पर मोल। सब बच्चे पहले तो मुझे बताओ माइनस का मतलब यहाँ पर क्या है कि हीट निकलेगी, क्योंकि बॉन्ड बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है हीट निकली होगी। तो 1 मोल बनाते वक्त, 1 मोल CO2 बनाते वक्त कितना हीट निकला होगा, 393.5 किलो जूल्स। नहीं आया ना समझ में भाभी, मैंने बोला 1 मोल CO2 बनाते वक्त कितना हीट निकला होगा। निकला क्यों सर, माइनस साइन है तो निकला होगा। मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, माइनस कब आता है, जब बाद वाली इंथैल्पी कम होती है, पहले वाली इंथैल्पी क्या होती है, ज्यादा, मतलब हीट निकली होती है। अब ये कहेंगे सर मोस्ट स्टेबल स्टेट, एग्रीगेशन स्टेट, ये सब समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताओ CO2 बना किससे होगा, कार्बन से और ऑक्सीजन से। बॉन्ड बने होंगे, बॉन्ड बने होंगे तो एनर्जी उस समय क्या हुई होगी, योगिता, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना होगा, एनर्जी रिलीज हुई होगी। जो एनर्जी रिलीज हुई 1 मोल बनाने के लिए, मैंने यहाँ पर लिख दी, ये आ गया इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर। अभी अगली चीज समझो, अगली चीज समझो, अगली चीज है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ, देखिएगा अब तुम्हें समझ में आएगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
कैल्शियम कार्बोनेट इज मान लेते हैं, कुछ भी ले लेता हूं मैं, माइनस का 450 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब क्या है बताओगे? 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए, भैया जब 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बना होगा तो पक्की बात है कि कैल्शियम ने, कार्बन ने, ऑक्सीजन ने बॉन्ड बनाए होंगे। फोकस करिएगा, कैल्शियम ने, कार्बन ने, ऑक्सीजन ने, बोलो क्या बनाए होंगे? बॉन्ड बनाए होंगे। और जब नए बॉन्ड बने होंगे, जब नए बॉन्ड बने होंगे तो एनर्जी क्या हुई होगी? रिलीज। तो कितना एनर्जी रिलीज हुआ होगा? 450 किलो जूल। बोलो 450 किलो जूल एनर्जी रिलीज होगा। बात समझ में आ रही है नितिन? यहाँ तक डाउट है कुछ? नितिन, कैल्शियम कार्बोनेट को हम बना रहे हैं, तो जब बना रहे हो तो किससे बनाओगे? कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से। इन्होंने तो कॉम्बिनेशन करा होगा। तो जब नए बॉन्ड बनते हैं, मैंने क्या बोला था, जब नए बॉन्ड बनते हैं तो एनर्जी बोलो क्या होती है? रिलीज। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को बनाते वक्त जो नए बॉन्ड बने होंगे उसमें एनर्जी रिलीज हुआ, वो एनर्जी जो रिलीज हुआ कितना हुआ बोलो? 450 किलो जूल पर मोल। 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए 450 जूल निकला भाई। ठीक है, सो ध्यान देंगे बच्चों, मैं यहाँ पर क्या लिखने जाता हूँ अब वाली बात को ध्यान देना। ये बना कैल्शियम कार्बोनेट। अब सबसे जरूरी चीज, अब तुम्हें समझ में आएगा एग्जैक्टली इंथैल्पी चेंज क्या होता है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है। यार एक बात बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ऐसे भी बन सकता है, वैसे बताओ, कैल्शियम और CO2 मिल जाए, बन तो सकता है यार। अरे यही तो 3 चीजें तो हैं। कैल्शियम ने CO2 से बॉन्ड बना लिया, मयंक, कैल्शियम ने CO2 से बॉन्ड बना लिया और CO2 से बॉन्ड बना के कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया। बैलेंसिंग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंसिंग का इतना फंडा नहीं है। बैलेंसिंग कर दूंगा इसकी, और कैल्शियम CO2 ने मिला और बॉन्ड बना लिया। इस समय भी तो बॉन्ड बना तो हीट निकली होगी, बट जो हीट इस दौरान निकली उसको नहीं कहा गया, अभी भूल जाओ इसको, उसको नहीं कहा गया स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, नहीं बोला इसको। बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, इस रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, बट मना कर दिया कि इसको तुम लोग स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं कह सकते। आया आंसर आया कुछ माइनस का 70 किलो जूल पर मोल या माइनस का 60 किलो जूल पर मोल आया, बट मना कर दिया, कह रहे नहीं होगी ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कारण क्या बताया उन्होंने कहा कि कारण ये कि मैं इसको स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इसलिए नहीं कह सकता कि कैल्शियम कार्बोनेट की, आप बोलोगे कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए 70 जूल का एनर्जी निकलता है, तो भैया ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्लास में कि गलत क्यों है ये? कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि ये बात गलत क्यों है? कि अगर कोई ये बात कहे कि कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन के लिए 70 जूल का हीट निकलता है, तो इस बात में गलती क्या है? रिएक्शन तो यही है, मैंने पक्का देखा कि दोनों ने रिएक्ट करा और 70 जूल की हीट निकली और कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। सामने वाले ने कहा इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए कितनी हीट निकलती है? 70 जूल की। तो इसमें गलती क्या है? मैं इसको फॉर्मेशन एंथैल्पी क्यों नहीं कह सकता? अक्षत, वो मैं कर दूंगा 1 मोल, मैं इसको आधा कर दूंगा कुछ ना कुछ, वो भी छोड़ दो। हाँ, एलिमेंट्स अपनी स्टेबल स्टेट में नहीं है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दो इस चीज। तो वो मैं ले लूंगा, चलो मान लिया मैंने। वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा। चलो बात तो बहुत सही है, बात तो सही है, लेकिन थोड़ा सा और कोई और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है कि क्यों ये इस वाली को मैं कंसिडर नहीं कर सकता कि 60 जूल निकला ना, ये इसके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है तो बस 60 जूल एनर्जी निकलेगा। अगर ये बात बोली जाए तो इसमें गलती क्या है? हाँ मैं तालियां बजाओ लड़के के लिए, तालियां बजाओ, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात इसने बोली। भैया आप एक बात सोचिए, आपका CO2 तो भैया समझिए, CO2 है, इसको भी तो बनने में कुछ हीट निकला है ना पहले। नेचर में CO2 थोड़ी ना था, नेचर में तो क्या था बोलो? कार्बन था और O2 था। इस बात को समझिए, इसीलिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन समझने गए तो सबसे टिपिकल पार्ट है। अगर बिना समझे करने कोई दिक्कत नहीं, मैं रटवा सकता हूँ कि भैया ऐसे से करना होता है, 1 मोल बनाना होता है, काम हो जाएगा, बताया जाएगा आपको, ऐसा ही सिखाएंगे तो हो जाता है वो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन आप जब समझने जाएंगे ना उसका मतलब, तो थोड़ा सा दिक्कत लगेगा, मुश्किल लगेगा, लेकिन आएगा समझ में। ध्यान सुनिएगा, तो वो कहना क्या चाह रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट को बनाने के लिए बिल्कुल 60 जूल का आंसर मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कैल्शियम और CO2 ने मिला और 60 जूल निकला। तो किसी ने कहा कि भैया अगर इस दुनिया में कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन करनी है ना तो बस 60 जूल की हीट निकलेगी। कितने की बोलो? 60 जूल। जो बंदा नॉलेजेबल है, जिसको पता है सारा, वो कहेगा नहीं 60 जूल नहीं निकलेगी। भाई नेचर से तूने क्या क्या उठाया होगा कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए? तो कहे कैल्शियम उठाया होगा, कार्बन उठाया होगा, और क्या उठाया होगा बोलो? O2। एक्चुअली नेचर में तीनों चीजें ऐसी मिली होंगी और इन तीनों के कंबाइन करने के बाद ही तो बोलो क्या बनेगा?
तो आप ये कहेंगे कि भाई जो तुम CO2 के बाद कर रहे हो ना, इस कार्बन और O2 के कॉम्बिनेशन के दौरान ही कितना हीट निकल चुका होगा? 393.5 किलो जूल तो हीट इनके कॉम्बिनेशन से निकला। फिर इन दोनों के कंबाइन होने के बाद 60 और निकला। कितना निकला बोलो? 60 और निकला। तो नेट हीट तो ज्यादा निकला कि नहीं निकला? नहीं समझे मेरी बात को? आप क्या कर रहे हो ना, आप सर बीच स्टेज से पकड़ रहे हो कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में, ताने इधर, कैल्शियम कार्बोनेट बनाने में कितनी हीट निकली, आप बीच स्टेज में पकड़ रहे हो। लेकिन आप ये बात भूल रहे हो कि CO2 को बनाने में भी तो हीट निकला होगा ना। CO2 ऐसे एसिड ना बन गया होगा, कार्बन और ऑक्सीजन ने कंबाइन हुआ होगा, तब जाके कुछ हीट निकला होगा। अरे तब जाके कुछ हीट निकला होगा, तो इसको भी तो बनने में कुछ हीट निकला ना, फिर इन दोनों को मिलाने में कुछ और हीट निकला। तो नेट हीट जो निकला होगा कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए कितना निकला होगा? ये वाला हीट और ये वाला हीट मिलाना पड़ेगा, नहीं मिलाना पड़ेगा? नहीं आया मेरी बात समझ में? समझो इस बात को। आप लोग डायरेक्ट कैसे ले सकते हो कि CO2 और इसको मिलाने से जो हीट निकला वो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, कि कैल्शियम कार्बोनेट बनाना था बस इतनी हीट का निकलना जरूरी है। क्योंकि सर CO2 जो है उसको भी तो बनाने में कुछ हीट निकला होगा ना। तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर कैल्शियम कार्बोनेट बना होगा किससे? इस दुनिया में कैल्शियम आया होगा, कार्बन आया होगा, ऑक्सीजन आया होगा, तीनों चीजें आई होंगी भाई, अलग अलग बैठी थी, इनको कंबाइंड करा होगा नेट। नेट कॉम्बिनेशन के बाद ये बना है, उस समय जो हीट निकला होगा नेट, उसको बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम। क्योंकि सर नेचर में तो, क्लास बातें नहीं प्लीज, नेचर में तो जो हमारा कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन है वो इस फॉर्म में आया था ना। अरे वो तो इस फॉर्म में आया था ना, और इनके सारे कॉम्बिनेशंस के बाद ये बना होगा। उस वक्त पर जो नेट हीट निकला होगा उसको बोलो क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि नियरली अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो कितना आएगा बच्चों? माइनस का 453.5 किलो जूल पर मोल। तो ये वाली रिएक्शन एंथैल्पी मेरी फॉर्मेशन वाली क्यों नहीं है? बताओ ये फॉर्मेशन एंथैल्पी क्यों नहीं है? सर लफड़ा ये है कि सर इसमें आप सीधा CO2 के बाद वाली चीज कर रहे हो। आप ये भूल रहे हो कि CO2 बनने में भी तो कुछ एंथैल्पी निकला है। तो वो एंथैल्पी प्लस में जो बाद में निकला एंथैल्पी, उन सबका मिला के नेट बोलेंगे इतना। तो पूरा कैल्शियम कार्बोनेट बनाने के लिए इन तीनों चीजों को कंबाइन होते वक्त कितना एनर्जी निकलता है? बोलो इतना निकलता है। इसलिए उसने एक शब्द इस्तेमाल करा, ध्यान समझिएगा, इट इज द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू द एलिमेंट्स इन देयर most stable state of aggregation, most stable state of aggregation known as their reference state। मतलब एलिमेंट्स की आपको वो वाली स्टेट लेनी जैसे वो नेचर में पाए जाते हैं। फिर देखो कि उनके कॉम्बिनेशन के करने के बाद जो नेट जाके बना तब कितना हीट निकला। बीच से मत उठा लीजिए कुछ भी। CO2 बनने के लिए भी तो हीट निकला होगा ना, वाला हीट तो फिर काउंट ही नहीं हो रहा इस प्रोसेस के दौरान। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया तो बहुत मुश्किल चीज बताई सर, पक्की बात है। अरे आएगा बच्चों, इतना मुश्किल नहीं है। आप थोड़ा सा ना अपना दिमाग में जो जंग लग गया ना उसको थोड़ा सा ठीक करो। कोशिश आप थोड़ी सी कम करते हैं समझते वक्त। आप लोगों को लगता है टॉपिक ही बहुत मुश्किल है, हमसे तो होगा ही नहीं। और रियलिटी मानिए इतना मुश्किल नहीं है टॉपिक। थोड़ी सी चीज़ पकड़नी थी कि क्या बोल रहा हूँ। एक मिनट तसल्ली से सोचो मैंने क्या बोला है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सोच लो एक बार, सोच लो। हाँ नॉर्मल कंडीशंस किसको बोलेंगे? कहाँ दिया हुआ नॉर्मल? वो एक SATP और STP होता है, वो अलग चीज़ है। STP और SATP अलग अलग चीज़ होती है, वो बता दूंगा क्या चीज़ वो है, वो बता दूंगा क्या चीज़। क्लास एक बार ध्यान से देखिए, व्हाई दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एंड व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज अ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दिस इज नॉट considered as standard enthalpy of formation of calcium carbonate। हाँ भाई बोल। अच्छा मेरे को इसको समझाने के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल याद आया जो मैं हर साल देता हूँ, मेरे को अभी तक याद नहीं आ रहा था। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई घर में ऐसा पकवान बताओ जो बड़ा कॉम्प्लेक्स सा हो, जो बनने में थोड़ा समय लगता है, जिसमें कई सारा प्रोसेस हो। गाजर का हलवा मेरी नज़र में तो है। गाजर का हलवा एकदम से नहीं बनता, उसमें बहुत सारा प्रोसेस होता है। पहले वट एवर वो इसका मतलब है, ये क्या लॉजिक है? मेरी बात सुनो,
देखो गाजर का हलवा अगर आप लोगों ने बनते देखा हो, देखो इससे समझ में आ जाएगा, ये वाला प्रोसेस बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कोई अगर आपसे ये पूछे क्लास ए, देखना अभी तुम्हें 2 मिनट में समझ में आ जाएगा फॉर्मेशन एंथैल्पी क्या है। घर में गाजर का हलवा बना रहे हैं, आपको बोले कि गाजर का हलवा बनाने में भैया कितना हीट लगा, कितना एंथैल्पी लगा, ये पूछा गया तुमसे। अब देखना जरा क्या कंफ्यूजन है, समझने मेरी बात ध्यान से। आप जो गाजर का हलवा बनाते हैं ना, तो एक प्रोसेस होता है शुरू में कि गाजर आप छीलते हैं, उसके बाद गाजर को बेसिकली भूनते वगैरह हैं कुछ, ठीक है, फिर अलग से कुछ और प्रोसेस करना पड़ता है, फिर कुछ मिलाते हैं, चीनी वीनी सब कुछ मिलाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, तब जाके कई सारी प्रोसेस के बाद बोलो क्या बनता है, आपका गाजर का हलवा बनता है। तो एक नेट हीट लगता है, नेट हीट लगता है, समझना। दिव्य में यहाँ पर ध्यान देना। तो आपके एलिमेंट्स जो थे रेफरेंस स्टेट की, बोलो क्या थी, गाजर थी, सूजी थी, चीनी थी, सारी चीज़ें आपने वो इनिशियल स्टेट वाली ले ली। तो वो कहता है कि गाजर के हलवे का फॉर्मेशन अगर आप लोग बोलेंगे, क्लास सुनिएगा, तो इनिशियल स्टेट से लेके फाइनल वहां तक पहुंचने में जो हीट लगा वो होता है एक्चुअली में स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जो उसकी इनिशियल स्टेट थी, गाजर, चीनी, जो भी चीज सूजी है, इन सबका इनिशियल से फाइनल बनाने में जो हीट लगा वो होता है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब मान लीजिए कि बीच में सना जाती है, सना कब जाती है, ओए सुनिएगा, सना कब जाती है, जब मम्मी ने गाजर भून भी दी है, उसमें चीनी वीनी सब मिला दी है, लास्ट में जाती है 10 मिनट के लिए ऐसे घुमा फिरा के आ जाती है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ डाल देती है, कहते बन गया गाजर का हलवा 10 मिनट के अंदर, और कहती है सर इतनी हीट लगी, इतनी हीट लगी। आप बताओ क्या मैं इसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी को मान लूं फॉर्मेशन एंथैल्पी? इसने कहां से चीज को उठाया, जहां पर गाजर भुन चुकी थी, चीनी वीनी मिल चुकी थी, इसने बस लास्ट में उनको चीजों को मिलाया और घुमा दिया और कह रहे कि सर 100 जूल की हीट लगी, गाजर का हलवा बनने में 100 जूल का हीट लगता है। तो मैं गलत मानूंगा कि नहीं मानूंगा? मैं कहूँगा सर ये नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो मम्मी ने काम किया वो गाजर के हलवे को भूंदा, बेसिकली गाजर को भूंदा, उसमें सूजी मिलाई, वटेवर जो भी आइटम्स में करे, सर वो भी काउंट होना चाहिए। अरे है कि नहीं? इसीलिए तो एक शब्द इस्तेमाल हुआ, इसीलिए तो एक शब्द इस्तेमाल हुआ कि जिस चीज का फॉर्मेशन कर रही हो उसको किसके थ्रू करना है, एलिमेंट्स इन देयर रेफरेंस स्टेट, जो बिल्कुल उनकी इनिशियल स्टेट होती है ना, उससे लेके उसको फाइनल तक पहुंचाने में जो हीट लगा वो होती है उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये CO2 तो भैया बीच में बन चुका है पहले से, ये बनी बनाई आधे अधूरे से काम नहीं शुरू करना। अब समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आया? अब तो रिलेट कर पा रहे हो गया रिलेट? ये नहीं हुआ अभी भी नहीं हुआ, तो अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा बच्चों। यही मेरे पास लास्ट तरीका था। अब एक बात और सुन लो, यार देखो आप लोग फिर वही इधर उधर के डिस्कशंस मत करो। आप लोगों का ही नुकसान है, मेरा कुछ नुकसान नहीं। पेपर मेरा नहीं है, मार्च में, फरवरी में आप लोगों का पेपर है, और ये चीज़ें आप लोगों को ही एग्जाम में देखने को मिलेगी, आप लोग ही परेशान होंगे। मैंने क्या बोला, अगर मुझे सिर्फ फॉर्मेशन एंथैल्पी समझाना हो ना, इस मतलब इसको लिखवाना हो, बताना हो कि पेपर में कैसे आना, तो मेरे लिए बस 10 मिनट का खेल है। टाइम आधा घंटा से भी इसलिए लग जाएगा कि जब उसको समझने जाएंगे ना कि आप लोग फॉर्मेशन एग्जैक्टली जानते हो क्या चीज़ है, कल को किसी को पढ़ाओ भी तो बता सको कि हाँ फॉर्मेशन एंथैल्पी एग्जैक्टली ये है। सिर्फ रटा रटाए तरीका ना बताओ कि हाँ 1 मोल बनाना है, इनसे बनाना है, बच्चों रेफरेंस सेट से बनाना है, हो गया। एग्जैक्ट प्रोसीजर पता होना चाहिए कि वो रेफरेंस सेट क्यों कहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तभी पता लगेगा कि एग्जैक्ट गाजर का हलवा बनने में कितनी हीट लगी। जब इनिशियल स्टेट से बनाना शुरू करा तो जो हीट लगी वो वाली, बीच से उठा लिया तो सर नहीं, तो ये बीच से उठाया हुआ CO2 है। अब एक बात का और ध्यान दीजिएगा, लास्ट बात है इसकी, सर हमेशा 1 मोल बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए बोलो? इसको बैलेंस करते हैं, लेकिन ध्यान रखना जिसको बना रहे हो वो 1 मोल होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर लिखा हुआ है 1 मोल। क्या लिखा हुआ बोलो? तो ये 1 मोल ही होना चाहिए, बाकी इस तरफ कोई भी नंबर चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैल्शियम बैलेंस है, कार्बन बैलेंस है, लेकिन 3 ऑक्सीजन है। अब बताओ मैं कैसे 3 ऑक्सीजन को बैलेंस करूं? तो यहां पर ना फ्रैक्शन वाला मुद्दा चला दो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन वाला कैसे? मैं 3 से इसको गुना करूंगा तो कितनी ऑक्सीजन हो जाएंगे? 6, लेकिन वहां चाहिए 3, तो बाद में 2 से डिवाइड कर दिया। बाद में 2 से क्या कर दिया? ये पूरी तरीके से बैलेंस्ड है कि नहीं बताओ जरा? अरे बैलेंस है कि नहीं बताओ? 1 कैल्शियम, 1 कैल्शियम, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन। सर 3/2 O2 काउंट करो ना, ये 1.5 O2 है। 1.5 O2 का मतलब यार कितना हो गया? 3 ही तो हो गया। अरे 3 दूनी 6, 6/2 कितना आएगा? 3 ऑक्सीजन। क्योंकि बच्चों मुझे वो सामने वाली चीज को बस कितना बनाना है? 1 मोल। तो 1 मोल के लिए बात करनी तो इस तरफ कुछ भी करो, उस तरफ का 1 मोल नहीं छेड़ना है, उस तरफ का 1 मोल नहीं छेड़ना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलो एक और बताओ जरा, क्या ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr कही जा सकती है? बोर्ड में देखना, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr क्या ये कही जा सकती है? अरे लिखने तो दो। H2 प्लस Bl2, चलो HCl की ले लो यार, HCl की ले लो। H2 प्लस Cl2 गिव राइज टू 2HCl, और जो इंथैल्पी निकली वो मैंने यहाँ पर लिख दी, माइनस का 540 किलो जूल पर। क्या ये बोली जा सकती है स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr? बताओ बच्चों, कितनों को लगता है कि ये बोली जा सकती है? सर क्योंकि सर HBr HCl बना रहे हो, और HCl जो बनता है वो किससे बनेगा बोलो? हाइड्रोजन से और क्लोरीन से, और हाइड्रोजन का रेफरेंस स्टेट बच्चों H2 ही है, चिंता मत करिए। क्लोरीन का रेफरेंस स्टेट Cl2 है।
कुछ बच्चे कहेंगे सर मुझे कैसे पता लगेगा किसका क्या रेफरेंस स्टेट है, चिंता मत करो 2 मिनट में बताता हूँ। लेकिन हाइड्रोजन का H2 होता है, क्लोरीन का Cl2 भी होता है, तो भैया सही तो है, प्रॉब्लम क्या है फिर? सर 2 मोल नहीं बनना चाहिए, कितना बनना चाहिए? उसने क्या बोला? इट इज द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू द एलिमेंट्स इन देयर रेफरेंस स्टेट। अब क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? सो भैया ये नहीं होगा, बोलो क्या होगा? ये 2 नहीं होना चाहिए। सुन लो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज नॉट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ, जानबूझ के मैं लिख रहा हूं गलत करके ताकि आप लोग गलती ना करें, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HBr। क्यों भाई? क्योंकि 2 मोल बना रहा हूं। एक्चुअल में क्या होना चाहिए? एक्चुअल होना चाहिए बच्चों ऐसे, ऐसे बोर्ड में ध्यान दो भाई प्रिंस। और इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन के लिए हाफ से गुना, एक क्लोरीन के लिए इसको भी हाफ से गुना। इसको नहीं छेड़ सकता बिकॉज ये 1 मोल ही बनना चाहिए। तो ध्यान रखना जिस भी चीज का फॉर्मेशन कर रहे हो वो कितना बनना चाहिए? 1 मोल। दूसरी चीज का ध्यान क्या रखना है, जो भी वो 1 मोल बन रहा है वो किन एलिमेंट्स के थ्रू बनना चाहिए? अपनी रेफरेंस स्टेट्स वाले एलिमेंट्स के थ्रू बनना चाहिए। ऐसा ना हो कि HCl किसी और तरीके से बना दिया, क्योंकि HCl तो किसी और रिएक्शन में भी निकल सकता है, लेकिन ध्यान रखना कि HCl बनना चाहिए अपने उन एलिमेंट से जो रेफरेंस एलिमेंट्स मतलब रेफरेंस स्टेट में है। HCl का जो रेफरेंस है वो क्या है बोलो? हाइड्रोजन और क्लोरीन के मिलने से बना होगा, तो H2 प्लस Cl2 के मिलने से बना। HCl हालांकि कुछ और रिएक्शंस के अंदर भी निकल आता है कि HCl प्लस में यहाँ पर कुछ और कुछ रिएक्शन मिलाई होगी, उस समय जो HCl बनाया मैं उसको नहीं बोलूंगा कि उसमें और भी कुछ बना है, और भी कुछ बना है, तो मैं नहीं बोल सकता कि HCl के लिए इतनी हीट निकली है भाई। समझो मेरी बात को। तो HCl को बनाते वक्त ध्यान रखना जिस भी चीज को बना रहे हो कितना बनाओगे? 1 मोल। और किससे बनाओगे? उसके एलिमेंट्स जो रेफरेंस स्टेट में होंगे। तो यहां पर जो भी हीट आएगा, मान लो कि यहां पर जो हीट आया वो आया माइनस का 270 किलो जूल पर मोल। मान के चलो ये तो 2 जूल का दे देता, 2 जूल का 2 मोल का दे देता, ये 1 मोल का है, नहीं आया ना समझ? HBr लिख दे लो, HCl लिख देता हूं। चलो एक बार मुझे इसका बना के दिखाना, सब बच्चे बना के दिखाना। स्टैंडर्ड इसकी रिएक्शन कैसे लिखोगे? लिखना जल्दी से। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन C6H6 बनाना भाई इज माइनस का 2160 किलो जूल पर मोल। जल्दी से मुझे इस रिएक्शन को करके दिखाओ, कैसे लिखोगे एग्जाम में? कैसे लिखोगे? एक ये लिख के दिखाओ, एक ये लिख के दिखाओ, जल्दी। बच्चों हंसी मजाक मत करो, क्वेश्चन पे ध्यान दे लो। अभी हंसी मजाक करोगे पेपर में रोओगे, सही बता रहा हूं। हमदर्द नहीं है समझ में? पीछे भाई तुम लोगों को सुमित कार्तिक नहीं आ रहा था, कॉपी तेरी है नहीं, गलती कर रहे हो, पछताओगे। तेरी कॉपी कहाँ है? कॉपी निकाल लो यार, ऐसे क्यों बैठे हो तुम लोग? कष्ट हो जाएगा कॉपी निकाल लोगे तो। हो गया? पीछे वाले बच्चों का तान्या बताओ क्या रिएक्शन लिखो इसकी। क्लास सुनिएगा भाई, तान्या बताएगी, आप लोग से पूछूंगा। बताओ तान्या, नहीं आता? बताओ। 3H2 सीधा, ठीक है। कितने? 3C2। कार्बन का रेफरेंस स्टेट C2 हो सकता है? कार्बन C2 देखा है कभी बच्चों? एक बात आओ, रेफरेंस स्टेट बताओ जरा एक बार, क्लास प्लीज। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड पे देखो यार, यही तो चीजें क्लियर करनी है। हाइड्रोजन का रेफरेंस स्टेट बताओ जरा। हाइड्रोजन तुम लोगों ने नेचुरली कैसा देखा होगा? H2। यार हमने तो कुछ भी नहीं देखा था नेचुरली। अरे यार पढ़ते हो तो H2 जाए तो हाइड्रोजन कैसे दिखा आपको? H2 दिखा है ना। ऑक्सीजन, लेकिन कभी सोडियम को Na2 देखा है? सोडियम को Na देखा है। मैग्नीशियम को, कार्बन को, कैल्शियम को, एल्यूमिनियम को, नाइट्रोजन को N2। लाइन में लग गई। क्लोरीन का Cl2, फ्लोरीन का F2। नॉन मेटल ज्यादातर ऐसे 2-2 करके कंबाइन होते हैं, मेटल्स हमेशा सिंगल रहते हैं।
यही इनका रेफरेंस स्टेट है। रेफरेंस स्टेट मतलब जो इनिशियली नेचुरल स्टेट में मिलता है भाई, यही उसका रेफरेंस स्टेट है। नहीं आई बात समझ में? नहीं है। अच्छा कुछ बच्चे कहते हैं अरे थोड़ा मतलब समझा करो यार, कुछ बच्चे कहते हैं आप बोलते हैं नेचुरली मिलता है वही उसका सबसे स्टेबल स्टेट होता है, ऐसा क्यों? अरे भैया समझिए मेरी बात को, वो मिल ही इसलिए पा रहा है क्योंकि वही उसका सबसे स्टेबल स्टेट है। अगर वो स्टेबल नहीं होता तो वो किसी और चीज में कन्वर्ट हो चुका होता। जो चीज मिल रही है एक्चुअली में वो स्टेबल है, तभी वो मिल पा रही है। समझिए इस चीज को। इसीलिए बोलते हैं नेचर में जो चीज जिस अवस्था में मिली है वही उसकी सबसे स्थिर अवस्था है, सबसे स्टेबल पोजीशन उसकी। समझिए भाई। क्लास प्लीज, आप लोग गलती कर रहे हैं यहाँ पर। कौन बच्चा मुझे बताएगा, स्वयं बताएगा मुझे कैसा है इसका आंसर? C6H6 का फॉर्मेशन एंथैल्पी बताना है। ये दो समझ रहे हैं ना, पहले बोल रहा हूं भाई, पीछे पिटाई हो जाएगी। बोर्ड पे देखो, हाँ बोलो। 6C, बहुत अच्छे, प्लस में 3H2, बहुत बढ़िया। चलिए सुनिए आप लोग कैसे करते हैं, बिल्कुल सही है। मैं दोबारा समझाता हूं। सुमित इधर देख ले, पिटाई हो जाएगी। तो किसकी फॉर्मेशन कर रहे हो? किसकी फॉर्मेशन कर रहे हो? C6H6 की। तो ये जो C6H6 बनाओगे, पहली बात ध्यान रखना कितना बनाओगे? 1 मोल। बिल्कुल शब्दों पे ध्यान दीजिए। प्रिंस कितना बनाएगा इसको? 1 मोल। 1 मोल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 मोल से कम नहीं होना चाहिए। अब मुझे तुम ये बताओ C6H6 बना है किन दो एलिमेंट से बना है? कार्बन से, और कार्बन का रेफरेंस स्टेट बोलो क्या है? C। हाइड्रोजन का रेफरेंस स्टेट बोलो क्या है? H2। बैलेंस करना है, बैलेंस करते हुए ध्यान रखना ये 1 रहना चाहिए, बाकी इधर कुछ भी करो। तो 6 कार्बन है 6 कर दूंगा, 6 हाइड्रोजन है 3 कर दूंगा, बस। तो इतने अर्थ को कंबाइन करते वक्त जो हीट निकला होगा, बताओ जरा कितना। और एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, जितनी ज्यादा हीट निकल जाएगी, जितनी ज्यादा एनर्जी चली जाएगी, उतना ज्यादा वो स्टेबल हो जाएगा। एक्चुअली बेंजीन बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि उसके दौरान रिएक्शन भी, हीट भी बहुत ज्यादा निकलती है। देखिए जिस प्रोसेस के दौरान हीट ज्यादा निकला है ना कहीं वो बहुत लो एनर्जी पे चला गया, मतलब बहुत ज्यादा बोलो क्या हो चुका है? स्टेबल हो चुका है। बहुत ज्यादा बोलो क्या हो चुका है? स्टेबल। चलिए एक बार मुझे बताइए जरा सब बच्चे, CH3OH का कौन बताएगा? आपने बनाया CH3OH, यश बताओ। C+2H2+, वेरी गुड। CH3OH मिथनॉल, ये 1 मोल ही होना चाहिए। शिवम आते तेरे को? बता बता बता। ओ हाफ O2 आता नहीं है, इसलिए बोल रहा हूं। बोर्ड में देख, ये मिथनॉल क्लास, मिथनॉल कितना बना है बोलो? मिथनॉल कितना बना है? 1 मोल। किससे बना होगा सर? कार्बन से, हाइड्रोजन से। पहले ऐसे लिखना है सर, 3 एलिमेंट्स है, उसकी कार्बन की रेफरेंस स्टेट C है, हाइड्रोजन की रेफरेंस स्टेट H2 है, ऑक्सीजन की रेफरेंस स्टेट O2 है। फिर इसको 1 मोल रखना है, इधर कुछ भी तिकड़मबाजी करो। 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन है सर, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 ऑक्सीजन सर हाफ से कर दिया, उसको नहीं छेड़ूंगा। देखो ये 1 मोल, देखो ये 1 मोल, देखो ये 1 मोल। समझ में आ रहा है? 2 बातों पे जोर दिया जा रहा है। बनाना कितना है? 1 मोल। बनाना किससे है? उसके एलिमेंट्स की रेफरेंस वाली स्टेट्स। हो गया बस। तो जो बनेगा, जो हीट उसमें लगेगा, वो उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन हो जाएगा भाई। अब मुझे लगता है भैया अब समझ में आ जाना चाहिए। अभी भी नहीं आया तो भैया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक और कराऊंगा, अभी बैठे रहो चुपचाप। तुमने टाइम ज्यादा मेरा लगवा दिया यहाँ पर, मेरे को एक और करानी थी। बता दूंगा। बच्चों बोर्ड पे ये क्या है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। ये लास्ट है, 5 मिनट लगेंगे इसको करने में। अब कहता है इट इज द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज बर्न्ड in presence of oxygen at standard condition। बच्चों बोर्ड पे ध्यान देना, बड़ा ही आसान सा मुद्दा है यहाँ पर। आप किसी चीज को जला रहे हैं और उसके 1 मोल को जलाने में कितनी हीट निकली, यही उसका बोलो क्या है? स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। बस सिंपल है यार। किसी भी चीज के 1 मोल को जलाने में, 1 मोल को जलाने में जो हीट निकली। अच्छा मुझे तुम एक बात, बचपन से सीखते आ रहे हो, किसी भी चीज को जलाना है तो किसकी प्रेजेंस चाहिए? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की। अच्छा मुझे एक बात और बताओ क्लास, एक बार ये रिएक्शन बताना, जैसे कि मैं बता रहा हूं बच्चों, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन
ऑफ मीथेन इज दिया हुआ है माइनस का 1676 किलो जूल पर मोल। मेरी बात समझो, मुझे इसका रीडिंग करके मतलब बताओ क्या है, बस रीडिंग करके मतलब बता दो क्या मतलब इसका। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, क्या मतलब इसका, किसको जला रहे हो। देखो इन शब्दों से पता लगता है क्या कर रहे हो। फ्यूजन बोलेगा सॉलिड से लिक्विड कर रहे हो, वेपराइजेशन बोलेगा लिक्विड से गैस की बात हो रही है, सब्लिमेशन बोलेगा सॉलिड से गैस करते हैं, फॉर्मेशन बोलेगा इसका फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब कंबशन बोल रहे हैं मतलब उसको जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं बोलो। तो शब्दों से पकड़ना है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तो इस समय किसको जला रहे हैं, मीथेन को जला रहे हैं, CH4 को जला रहे हैं। और कितना जला रहे हैं बोलो, 1 मोल। 1 मोल को जला रहे हैं, कितना हीट निकलेगा बोलो, 1676 जूल का हीट निकलेगा 1 मोल जलाने से। तो जलाने का रिएक्शन कैसे बनाओगे सब बच्चे सुनो भाई। अब जिस चीज को जला रहे हो, जलाते हमेशा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और एक बार बताऊंगा, हमेशा के लिए याद कर लेना, कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेगा, कार्बन और हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलता है, तो 2 ही चीजें बनती है हमेशा, CO2 और H2O। और ये फिक्स है, ये बदलेगा नहीं, ये बदलेगा ही नहीं, बस ऐसे ही करते चलना पूरे चैप्टर में। इसके अलावा किसी का कंबशन नहीं करेंगे पूरे चैप्टर में। कंबशन किसका होने वाला है, हाइड्रोकार्बन का। किसका बोलो। और हाइड्रोकार्बन का जब जब कंबशन होगा 2 चीजें निकलेंगी बोलो, CO2 और H2O। लेकिन अभी बात पूरी खत्म नहीं हुई है, सुनिएगा अच्छे से। इसको 1 मोल मीथेन जला रहे हो, किसकी प्रेजेंस में जला रहे हो, ऑक्सीजन में क्या निकलेगा, CO2 और H2O। कितना हीट निकलेगा सब बच्चे बोलो, इसके कंबशन के दौरान कितना हीट निकला। तुम सब बच्चे मुझे मतलब बता दो इसका क्या है, मतलब बता दो इसका क्या है। इसका मतलब है कि जब 1 मोल मीथेन को जलाऊंगा तो कितना हीट निकलेगा बोलो, 1676 किलो जूल का हीट निकलेगा। सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना, इस बार जिस चीज को जला रहे हो वो 1 मोल रहना चाहिए रिएक्शन में, उसको 2 या 3 मत कर देना हमेशा। मतलब ये वाली चीज अब 1 मोल रहनी चाहिए, बाकी कुछ भी करो। ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला है। जब मैं जिस चीज का फॉर्मेशन कर रहा था, मैं क्या बोल रहा था, क्योंकि 1 मोल सब्सटेंस की फॉर्मेशन की एंथैल्पी बताई है, तो इसको 1 ही मोल रखना है, इसको मत बदल देना। कहीं तुम बैलेंसिंग करते हो इसको 2 कर दो। मैंने बोला राइट लेफ्ट साइड पे कुछ भी करो, लेकिन इसका 1 मोल ही रखना है, क्योंकि हमने बताई है किसकी एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस फॉर। इस बार तुम लोग जो जलाने की एंथैल्पी बता रहे हो, कितने के लिए बता रहे हो, 1 मोल के लिए। तो जिस चीज को जला रहे हो वो बस कितना रहना चाहिए, 1 मोल, बाकी कुछ भी छिड़कानी करोगे इसमें। जैसे कि बताओ CH4 है, 1 कार्बन है, 1 कार्बन, बोर्ड पे भाई, बोर्ड पे बिल्कुल बने रहना पड़ेगा। आप लोग ये लाइटली ले रहे हैं, मैंने बोला कि ये लाइटली लिया, फिर अगली क्लास में भले चेंज मत आना, तुम्हें हैसिस समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि हैसिस में यही कराऊंगा बच्चों, हैसिस में ऐसी एंथैल्पीज दूंगा, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा कुछ ना कुछ। तो ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा समझ में, चैप्टर खराब हो जाएगा आप लोगों का। इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा जोर दे रहा हूँ कि ये टॉपिक आपको आने चाहिए। 1 कार्बन है, 1 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर कितना कर दो, 2 ऑक्सीजन काउंट करो, 2 और 2 4, यहाँ 2। भाई इसको नहीं छेड़ना है, इसको नहीं छेड़ना है, बिकॉज ये 1 मोल ही रहना चाहिए, क्योंकि बताया गया 1 मोल जलाने पे इतना है। समझ में आ रहा है। बाकी में जो मर्जी करो, हाफ उससे मल्टीप्लाई करना पड़े कर दो, बट इसको मत छेड़ना भाई। क्लियर। एक जैसे बताओ मुझे फटाफट से इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, इसका मुझे एक बार करके दिखा दो। कंबशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन को जला रहे हैं, बेंजीन को जला रहे हैं, तो बेंजीन को जलाया और 2700 किलो जूल का हीट निकला। हीट निकलेगा यार, जलाओगे तो हीट निकलेगा, बनाओगे तो भी हीट निकलेगा, फॉर्मेशन के दौरान भी हीट निकलता है। चलो बताओ कैसे करोगे, कौन बच्चा बताएगा। रिएक्शन लिखो अपनी कॉपी में, कॉपी में रिएक्शन लिखो, क्या रिएक्शन होगी। कॉपी तो पैक कर ली सर हमने। C6O2, जरा बताओ क्या क्या बनेगा क्लास। तो इसके 1 मोल बेंजीन को जला रहे हैं, कितना हीट निकलेगा बोलो बोलो सब बच्चे, माइनस का 2700 किलो जूल। लेकिन क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं है सर। कैसे करूं, इसको नहीं छेड़ देना भैया, 1 मोल होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। जो जला रहे हो वो 1 मोल होना चाहिए, जो बना रहे हो वो 1 मोल होना चाहिए। फॉर्मेशन के दौरान बनने वाली चीज 1 मोल होनी चाहिए, और जलाते वक्त जलने वाली चीज 1 मोल होनी चाहिए, बिकॉज बात 1 मोल के लिए करी गई है कि 1 मोल जलाया तो इतनी हीट निकली, 1 मोल बनाए तो इतनी हीट निकली। तो जिसको बना रहे हो, जिसको जला रहे हो वो 1 मोल, बाकी सब कुछ भी करते चलो। तो मुझे सब बच्चे बताओ कितना आएगा, 6, तो 6 हाइड्रोजन। चलो ऑक्सीजन बोलो कितने, 12 और 3 15। अब यहां 2 है, 15 से करूंगा 30 हो जाएगा सीधा, तो 15/2 कर दो, 15/2 हो जाएगा भैया 15। समझे नहीं मेरी बात को, नहीं आया ना पक्का। इसको नहीं छेड़ सकता भैया मैं, क्योंकि ये तो 1 मोल ही रहना चाहिए, 1 मोल को जला रहे। नितिन नहीं आया समझ में। तो 2 बातों का ध्यान रखते हुए जाइए आज क्लास से, सुन लीजिए 2 मिनट। जिस चीज की फॉर्मेशन कर रहा हूं इट शुड बी 1 मोल, जिस चीज को कंबशन कर रहा हूं इट शुड बी 1 मोल। और मुझे बताइए कितनी तरह की एंथैल्पीज हो चुकी है, 5। अभी 2 और कराने वाला है कि 7 एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कराऊंगा आप लोगों को। एक बॉन्ड एंथैल्पी है वो, और उसके बाद हैसिस लॉ स्टार्ट होगा। लेकिन कुछ बातें क्लास सुनते हुए जाइए।
5 इंथैल्पीज हैं, बस ये दिमाग में सोचिए कि क्या आपको पांचों का मतलब पता है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन किसी की बताई जाए, आपको मतलब पता है? जिसका भी फ्यूजन इंथैल्पी बता रहा है, इसका मतलब वो बताना चाह रहा है कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का 1 मोल सॉलिड जब 1 मोल लिक्विड बनाया तो इतना हीट चाहिए था। जब बोला फ्यूजन इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, मतलब किसी भी सब्सटेंस का बोलेगा वेपराइजेशन, तो 1 मोल उसका लिक्विड थे, 1 मोल गैस लाने में जो हीट लगा। इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में उसके 1 मोल सॉलिड को 1 मोल गैस लाने में जो हीट लगा। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन सबसे जरूरी वाला मानता हूं भाई मैं, कि किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल बनाना है तो 1 मोल बनाते वक्त उसकी जो एलिमेंट्स रेफरेंस स्टेट में, बिल्कुल इनिशियल वाले स्टेट, वो गाजर के हलवे वाला एग्जांपल याद कर लेना, बिल्कुल उसकी इनिशियल स्टेट से उसको यहां तक बनाने में जो हीट निकला होगा वो उसका बोलो क्या है, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ध्यान रखना वो 1 मोल ही बनना चाहिए। और जब जला रहे हो तो जलने वाली चीज बोलो क्या होनी चाहिए, 1 मोल। तो किसी चीज को जलाते वक्त 1 मोल चीज को जलाते वक्त जो हीट निकला वो उसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। सिंपल है, कंबशन में भी हीट निकलेगा यार जलाते हो तो। समझ आया? पक्का? तो ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। इनका एग्जैक्ट इस्तेमाल क्या होने वाला है पेपर के अंदर बताऊंगा। 1 नंबर का तो क्वेश्चन ऐसे भी आता है, डिफाइन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ऐसे आया था, तो लिख देंगे भाई डिफाइन स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन, लिख देंगे, क्या दिक्कत है? कर दोगे ना? पक्की बात है? फिनिश करूं? जाओ दशहरा बनाओ, एंजॉय करो।